नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हमारे खास शो कॉर्पोरेट सेंट्रल में। कॉर्पोरेट सेंट्रल एक ऐसा शो जिसमें कॉर्पोरेट से जुड़ी हर खबर न सिर्फ आपको बताते हैं बल्कि उसका असर उस सेक्टर पे क्या होगा, शेयर बाजार पे क्या होगा, इसका भी हम विश्लेषण करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और शुरुआत करेंगे गो फर्स्ट की खबर के साथ। संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट से जुड़ी आज दो खबरें हैं। पहली खबर यह है कि डीजीसीए ने गो फर्स्ट के आईआरपी को एयरलाइन के रिवाइवल प्लान पर पहले कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स सीओसी से मंजूरी लेने को कहा है। सीओसी की मंजूरी मिलने के बाद ही गो फर्स्ट अपना परिचालन शुरू कर सकेगी। उधर लॉजिस्टिक कंपनी डिलीवरी ने गो फर्स्ट के खिलाफ एनसीएलटी में मामला दर्ज कराया है। तो मुश्किलें जो है यहाँ पर कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं गो फर्स्ट के लिए। इधर एडुटेक कंपनी बायजूस से जुड़ी हुई भी दो बड़ी खबरें हैं। खर्च घटाने के लिए बायजूस अपने 1000 और कर्मचारियों की छंटनी करेगी। इससे पहले भी कंपनी 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी है। इस बार छंटनी ऑन ग्राउंड सेल्स टीम में अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों की होगी। दूसरी ओर बायजूस को कर्ज देने वाले लेंडर्स ने मुकदमेबाजी को बेकार का कदम बताया है। लेंडर्स का कहना है कि मुकदमे की आड़ में बायजूस अपनी देनदारी से बचने की कोशिश कर रही है। मुकदमा करने से बायजूस और लेंडर्स के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। इधर कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी कि CPPIB ने कोटक महिंद्रा बैंक में $754 मिलियन मूल्य के 1.66% हिस्सेदारी की बिक्री का ऐलान किया है। कनाडा पेंशन फंड ने 1792 रुपये से 1886 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बैंक के 3.3 करोड़ शेयरों को बेचने का फैसला लिया है। 31 मार्च 2023 तक कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड के पास कोटक महिंद्रा बैंक में 4.3% हिस्सेदारी थी। कोटक महिंद्रा बैंक की ताज़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक बैंक में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 36.7% है। इसके अलावा बैंक में LIC की करीब 6.21%, म्यूचुअल फंड्स की 10.99% हिस्सेदारी है। चौथी तिमाही में कोटक महिंद्रा बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 26% बढ़कर 3,495 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था, जबकि एक साल पहले ये आंकड़ा 2767 करोड़ रुपए था। चौथी तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज आय पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 4,521 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,103 करोड़ रुपए हो गई है। इधर 2 दिन की बैठक के बाद रिलायंस कैपिटल के कर्जदाताओं के द्वारा हिंदुजा समूह के रेजोल्यूशन प्लान पर अगले हफ्ते तक मतदान की अब संभावना है। हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड ने इस हफ्ते की शुरुआत में एक रेजोल्यूशन प्लान पेश किया था, जिसे बुधवार को कर्जदाताओं के सामने लाया गया था। आपको बता दें कि लेंडर्स को कर्ज समाधान प्रक्रिया से कुल 10,090 करोड़ रुपए की रिकवरी की उम्मीद है, जो कि 12,500 से 13,000 करोड़ रुपए की लिक्विडेशन वैल्यू से कम है। 26 अप्रैल को हुए नीलामी के दूसरे राउंड में हिंदुजा ग्रुप ने रिलायंस कैपिटल के लिए 9,650 करोड़ रुपए की बोर्ड लगाई थी, जिसे बाद में 10 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक ने कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना यानी ESPS के तहत 15 करोड़ शेयरों की बिक्री करके पूंजी जुटाने का प्रस्ताव दिया है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक PNB ने ₹2 के अंकित मूल्य के 15 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करने और आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। बैंक की सालाना आम बैठक 30 जून को होगी। बैंक बोर्ड के द्वारा सुझाए गए नियमों और शर्तों के आधार पर पूंजी जुटाएगी, ताकि सरकार की हिस्सेदारी 52% से कम ना हो। 31 मार्च 2023 तक बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 73.15% थी। 2018 में बैंक ने कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना के तहत अपने कर्मचारियों से 500 करोड़ रुपए जुटाए थे। इस योजना के तहत बैंक ने अपने कर्मचारियों को 53.95 रुपये प्रति शेयर की रियायती कीमत पर 10 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी किए थे। इधर बेन कैपिटल प्राइवेट इक्विटी ने एग्रीकल्चर और स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी पोरस लैब्स का अधिग्रहण किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील की वैल्यू 2400 करोड़ रुपए आंकी गई है। पोरस लैब्स की स्थापना हैदराबाद में 1994 में हुई थी। पोरस लैब्स पॉलीमर, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स जैसे सेक्टर में सक्रिय है। बेन कैपिटल प्राइवेट इक्विटी में पार्टनर ऋषि मंदावत का कहना है कि कंपनी पोरस लैब्स की विशेषज्ञता और मजबूत बाजार की स्थिति का फायदा उठाते हुए स्पेशलिटी केमिकल कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक मंच बनाने को लेकर उत्साहित है। वहीं पोरस लैब्स के CEO श्रीनिवासन नमाला ने कहा कि इस समझौते के जरिए कंपनी को बेन कैपिटल के वैश्विक नेटवर्क का लाभ मिलेगा।
देश की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL ने एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया है। इस करार के तहत एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण करेगी। इस टेंडर में समुद्र के नीचे 7 किलोमीटर पुल का निर्माण भी शामिल है और इस सुरंग का निर्माण महाराष्ट्र में किया जाएगा। एफकॉन्स को मिला ये टेंडर करीब 6,397 करोड़ रुपए का है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस टेंडर के लिए तकनीकी बोलियां फरवरी में खोली गई थीं और वित्तीय बोलियां अप्रैल 2023 के दौरान खोली गई थीं। NHSRCL के प्रबंध निदेशक राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के सबसे चुनौतीपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक है। आपको बता दें कि मुंबई अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये ट्रेन दोनों शहरों के बीच की दूरी को महज करीब 2 घंटे में पूरी कर लेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट में बात कर लेते हैं शेयर बाजार से जुड़ी हुई खबरों का। और हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुरुआती कारोबार में IEX एक्सचेंज यानी कि IEX के शेयर ने 52 हफ्ते के निचले स्तर 116 रुपए को छुआ है। शुरुआती कारोबार में शेयर में 15% का निचला सर्किट लग गया था। कंपनी के शेयर में आई गिरावट की वजह 2 जून 2023 को जारी एक सर्कुलर को माना जा रहा है। सर्कुलर के तहत बिजली मंत्रालय ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग से अलग अलग बिजली एक्सचेंज को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। इस कदम का मकसद सभी एक्सचेंजों पर बिजली की कीमतों में समानता लाना है। इस कदम से एक्सचेंज को रियल टाइम ट्रेडिंग में मार्केट शेयर हासिल करने में भी मदद मिलेगी। जानकारों के मुताबिक सुपर एक्सचेंज बनाया जाएगा और नया एक्सचेंज आने पर IEX को नुकसान होगा। बीते 2 कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर में करीब 22% की गिरावट आ चुकी है। वहीं पिछले 1 हफ्ते में कंपनी के शेयर में 24% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का शेयर 29 मार्च 2023 के निचले स्तर 125 रुपये 75 पैसे से भी नीचे फिसल गया। पावर ट्रेडिंग में भारी वॉल्यूम के साथ IEX मार्केट लीडर है। मई के दौरान IEX कुल ट्रेड वॉल्यूम सालाना आधार पर 8% की बढ़ोतरी के साथ 8,251 मिलियन यूनिट रहा और आज भी शेयर के अंदर शुक्रवार को हमने देखा कि करीब 10% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाजार के जानकार अविनाश गोरक्षकर का मानना है कि शेयर में गिरावट एक खरीदारी का मौका हो सकती है। अगर ये शेयर 115 रुपये के आसपास मिलता है तो इसमें लंबी अवधि के साथ नज़रिया बनाया जा सकता है, इसमें खरीदारी की जा सकती है और भविष्य में जो है यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। इधर पेटीएम का शेयर 9 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है और आज के कारोबार में शेयर 5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 814 रुपये के करीब बंद हुआ। दरअसल गुरुवार को शेयर कंसोलिडेशन फेज से बाहर आ गया था। डेली चार्ट पर भी शेयर में भारी वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। आपको बता दें कि BOFS सिक्योरिटीज़ ने कंपनी पर अपनी रेटिंग अपग्रेड करके बाय करते हुए लक्ष्य को बढ़ा करके 885 रुपये कर दिया है। BFO ने रिपोर्ट में कहा है कि आने वाले दिनों में कंपनी के मार्जिन्स में सुधार देखने को मिलेगा। मई के महीने में पेटीएम के सब्सक्रिप्शन लेने वाले ग्राहकों की संख्या भी 4 लाख बढ़ गई है। मौजूदा समय में कंपनी को कुल 75 लाख ग्राहकों से सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे मिल रहे हैं। अप्रैल और मई के दौरान कंपनी ने 85 लाख रुपए के लोन बांटे हैं। तो सकारात्मक रुख बना हुआ है और यहाँ पर अभी भी तमाम ब्रोकर्स बुलिश बने हुए हैं। लेकिन इस बीच फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो का शेयर लंबे समय के बाद अपने इशू प्राइस के ऊपर पहुंच गया। शुक्रवार को कंपनी के शेयर में 77 रुपये के स्तर पर कारोबार करते हुए देखा गया। IPO के समय शेयर का इशू प्राइस 76 रुपये था और फिलहाल कंपनी का शेयर 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर है। जोमेटो के शेयर ने पिछले 1 हफ्ते में निवेशकों को 11.6% का रिटर्न दिया है। लगातार 6 सत्र में कंपनी के शेयर में मजबूती देखने को मिली है। इस दौरान मार्केट कैप में 6,760 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुरुवार तक जोमेटो की मार्केट वैल्यू 65,030 करोड़ रुपए थी। 23 जुलाई 2021 को शेयर बाजार में जोमेटो का शेयर 115 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ था, जो कि इशू प्राइस से 51.3% प्रीमियम पर था। लिस्टिंग के दिन शेयर 65.6% की उछाल के साथ 125 रुपये 85 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि मौजूदा भाव 25 नवंबर 2021 की 159.75 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई से 52.5% नीचे है। चौथी तिमाही में कंपनी का शुद्ध घाटा पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 360 करोड़ रुपए घटकर 188 करोड़ रुपए रह गया था। मार्च तिमाही के नतीजों के बाद से कंपनी के शेयर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और बहुत सारे ब्रोकर्स अब 100 रुपए तक के लक्ष्य यहां पर बता रहे हैं। लेकिन शुक्रवार को BSE पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का शेयर करीब 6% की मजबूती के साथ 3,743 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।
इंट्राडे में शेयर ने 3784.40 के स्तर को भी छुआ। एचएल ने कहा है कि स्टॉक स्प्लिट पर विचार किया जा रहा है और इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में मजबूती देखने को मिली। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 27 जून को बैठक होगी, जिसमें प्रत्येक 10 रुपये के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों के एक स्टॉक स्प्लिट के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। मार्च 2020 के निचले स्तर से कंपनी का शेयर 700% बढ़ चुका है। वहीं पिछले एक महीने में शेयर में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इधर शुक्रवार को वायदा बाजार में मन्नापुरम फाइनेंस और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग पर रोक लगी है। वहीं 3 सत्र में एफ&ओ बैन की लिस्ट में रहने के बाद इंडिया सीमेंट बाहर निकल गया है। ओपन इंटरेस्ट 95% से ऊपर होने पर वायदा कारोबार में ट्रेडिंग पर रोक लगाई जाती है और ओपन इंटरेस्ट जब 80% से नीचे हो जाता है तो ये रोक हटा दी जाती है। हालांकि कैश मार्केट में शेयर में कारोबार किया जा सकता है और आज की इस खबर के चलते हमने इंडिया सीमेंट में एक अच्छी मजबूती आती हुई दिखाई दी। इसके अलावा मन्नापुरम फाइनेंस में कैश मार्केट में काफ़ी अच्छा सकारात्मक रुख देखने को मिला और शेयर में 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। इस बीच खबर एथर इंडस्ट्रीज़ को लेकर के भी है। कंपनी के शेयर में इंट्राडे में 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। दरअसल एथर इंडस्ट्रीज़ ने सऊदी अरामको टेक्नोलॉजी के साथ करार किया है और ये करार सस्टेनेबल कन्वर्ज पॉलीकॉल टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करने के लिए किया गया है। और उसके बाद हमने देखा कि पूरे दिन शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिली और जब शेयर बंद हुआ तो भी 3% से ज़्यादा की बढ़त के साथ ही बंद हुआ है। अब बात कर लेते हैं आईआरबी इंफ्रा की। मई के महीने में आईआरबी इंफ्रा और उसकी इन्वेंटाइडी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के टोल कलेक्शन में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दौरान टोल से आए 343 करोड़ रुपए बढ़कर 411 करोड़ रुपए रही। आईआरबी एमपी एक्सप्रेसवे से कंपनी को सबसे ज़्यादा 148.99 करोड़ रुपए की टोल आय हुई है। इस खबर की वजह से शुरुआती कारोबार में शेयर में 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी। हालांकि बाद में शेयर ऊपरी स्तरों से फिसल गया था। तो फिलहाल कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे और दिन भर की जो तमाम खबरें रहती हैं उनका क्या असर रहता है उनका विश्लेषण करेंगे। आप लेकिन मनी 9 के साथ बने रहिए, क्योंकि वीकेंड पर भी बहुत अच्छे कार्यक्रम आपकी जेब से जुड़े हम लगातार लेकर के आ रहे हैं। मनी 9 के साथ बने रहिए। आप सभी को हैप्पी वीकेंड। नमस्कार।